ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। यार देखो, बात ऐसी है कि थोड़ा सा मतलब आज मैंने आपका जो चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, इस चैप्टर का मैंने पूरा वीडियो, है ना, इस चैप्टर का मैंने पूरा वीडियो बना दिया। ठीक है, किसका? फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो था 2 आवर 43 मिनट्स। ठीक है बेटा। अब उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ ये कि उसमें मैंने पूरा वीडियो तो कंप्लीट कर दिया अपने तरफ से मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया, पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दिया। बट बेटा हुआ ये ना, उसमें फिर प्रॉब्लम ये आई कि 33 मिनट के बाद, 33 मिनट के बाद वीडियो में साउंड ही नहीं है। मतलब 2 घंटे बस मैं इन दीवारों को पढ़ाया हूँ, समझ पा रहे हो बात को। और ये पता नहीं क्यों इतनी जल्दी मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रही है। मतलब आज का जो वीडियो था, सुबह मैंने वीडियो सुबह अपलोड किया, सुबह वीडियो मैंने वो रिकॉर्ड किया था ना, 1 बजे तक वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। अपने तरफ से जितना एफर्ट मैं डाल सकता था उतना एफर्ट डाला था। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उनमें वो मेरा सबसे बेस्ट होगा, कि मैंने उसमें बहुत जान लगा के पढ़ाया था, है ना। बट ठीक है यार, मायूस होना पड़ता है। पता नहीं क्या चल रहा है, किस्मत एकदम बेकार 2 कौड़ी की चल रही। मतलब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है चीजें। बट स्टिल हार तो नहीं मान सकते ना। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, और हम लोग फिर से उस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। जहां से चीजें छूटी थी वहां से चीजों को दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि वही एनर्जी रहे, है ना बेटा, है ना। तो ऑब्वियसली यार थोड़ा सा बेकार लगता है, इंसान मेहनत करता है। अगर वो ऐसे ऐसा ना हुआ होता तो मैं 11th और 10th का रिकॉर्ड कर रहा होता इस टाइम, लेकिन पूरा 12th में ही चला गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं यार। वैसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। बट आई होप कि जो जो बातें मैं बताऊंगा आप लोग उसको फॉलो करोगे। आप में से 1-2 लोग ही शायद फॉलो करोगे भी, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कर रहा है कि कोई नहीं कर रहा है। मेरा काम है, मैंने अपनी तरफ से कुछ डिसाइड किया हूँ, कर रहा हूँ। मुझे इस बात से 1% फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे चलेगा, कौन कितना डिस्टर्ब करेगा, कौन मेरा वीडियो देखेगा, कौन क्या करेगा, कुछ नहीं करता। कभी तो देखेगा। प्रॉब्लम ये आई थी, 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद हुए। ऑब्वियसली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपने काम करने होते हैं, पढ़ाई करने होते हैं, तो मेरा टाइम जाएगा। आज का तो पूरा दिन ही चला गया। मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा तो रात भी चला जाएगा। बेकार तो लग रहा है अंदर से। कुछ चीजों को कैसे झेलता हूँ मेरे को पता होता है, बट सोल्यूशन क्या है, करना क्या है लास्ट में? लास्ट में क्या फायदा मिलेगा? लास्ट में बस एक ही नतीजा निकलेगा ना, करना है, करना पड़ेगा। लास्ट में बस एक ही चीज आपको लास्ट में बस एक ही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जा रही हैं। हो सकता है कि मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हो। ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में हो सकता है कि आप उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। चीजें सडन हो रही हैं। मतलब मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ऐसा बातें करूंगा, ऐसे बातें बोलूंगा। बट यार इतनी अजीबोगरीब चीजें इतनी सडन हो रही है ना इस समय। ऑब्वियसली यार, मतलब मैंने किया था 2 से ढाई घंटे किया था, उसके बाद वो उसके बीच में ऐसा हो गया। तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, 1-2 लोग ही हो, 1-2 लोग ही हो, और मुझे पता है कौन हो। मुझे पता है कि आपके बैच में से कौन है, कहीं ना कहीं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। 1-2 लोग हो जो पढ़ने आते हो, जो मेरे से पूरे लेक्चर्स करोगे, मेरे से पूरे लेक्चर्स पढ़ के नोट्स वगैरह बनाओगे, तो उनका मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर मेरे पे एक बंदा भी भरोसा करता है, एक सिंगल पर्सन, तो उसके लिए मैं पूरी जान लगा के हमेशा खड़ा रहूंगा। समझ पा रहे हो कि धोखा देना या फिर वो बंदा अगर मेरे पे डिपेंडेंट है तो उसके लिए लापरवाही करना मेरे फितरत में नहीं है। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तो मैं फिर से 10 बजे इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। बाकी जिसको देखना है देखे, ना देखना हो मत देखे। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी हूँ फ्रस्ट्रेशन में, ठीक। बट हाँ, ये भी बात बोल रहा हूँ, ये भी बात मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा, जब दोबारा इन चीजों को पढ़ाऊंगा
तो उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, उसी लगन के साथ पढ़ाऊंगा, देखना तुम लोग। ठीक है, एक बार बेटा बस मैं चेक कर लेता हूं कि आवाज अभी आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 मिनट बस रुक जाना ना। ठीक है भाई, तो चलो, चीजें हो गई बुरी तो हो गई, अच्छी होंगी देख लिया जाएगा, कब अच्छी होंगी इंतजार कर लेंगे। लेकिन अब क्या करना है, आगे का काम शुरू करना है और आगे हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे यार, क्या पढ़ रहे थे हम लोग कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे भी। हम लोग कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे, बोलो। है ना, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ये चीज देख लिया था कि कहीं ना कहीं अल्कीन में एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट कर रहा है। अल्कीन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि अल्कीन में एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट कर रहा था, इस वजह से, अच्छा वो फोर्स कौन सा था, अल्केन्स में जो वीक वैंडर वाल फोर्स एक्ट कर रहा था वो कौन सा था, तो बोलोगे कि तो था हमारा लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स क्या होता है बेटा, तो आप बताओगे कि जो लंदन फोर्स होता है ना वो एक वीक फोर्स होता है। लंदन फोर्स क्या होता है, एक वीक फोर्स होता है। अच्छी बात है। अब हमारा जो हेलो अल्केन था उसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि जो हमारा हेलो अल्केन था ना, हेलो अल्केन में हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट कर रहा था। डाइपोल डाइपोल फोर्स भी एक टाइप का वैन डर वाल फोर्स ही होता है, लेकिन वो लंदन फोर्स से एक स्ट्रांग फोर्स होता है। क्लियर है बात, क्या क्लियर है बात। तो अब मुझे ये बताओ, तब अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स लंदन फोर्स से एक स्ट्रांग फोर्स हुआ, इसका मतलब क्या, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि डाइपोल फोर्स अगर स्ट्रांग है इसका मतलब हमारा हेलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन के कंपैरिजन में अधिक होगा। हाँ सर बिल्कुल अधिक होगा। अब वही बात हम लोगों ने आगे और पढ़ी थी, आगे सर क्या पढ़ी थी, आगे हम लोगों ने उस बात में एक चीज ये पढ़ा था कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उससे हमारे हेलो एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। रीजन क्या था, क्योंकि हेलो एल्केन्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट करते हैं और जो हमारा क्या हो गया, अल्केन्स या फिर जो हाइड्रोकार्बन हो गए उनमें वीक लंदन फोर्स एक्ट करते हैं। समझ में आया। अब देखो, अब अगला केस क्या है, अब तुमको बोल दिया कि चलो एक काम करो, आर एफ आर सी एल आर बी आर आर आई इन सब में, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो। तो अब पहले एक कॉन्सेप्ट सुनो, अब पहले एक कॉन्सेप्ट सुनो। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जो हमारे पास ये वैंडर वाल फोर्स होता है ना, कौन सा फोर्स होता है हमारे पास, ये जो वैंडर वाल फोर्स होता है ना, जो हमारा ये वैंडर वाल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलर मास के। समझ में आया। हाँ सर, यानी कि जिसका मोलर मास जितना अधिक उतना अधिक वैंडर वाल फोर्स। कौन सा, समझ आया बात को, जो हमारा वीक वैंडर वाल फोर्स था, मतलब मैं सीधे दिखा, जो हमारा वैंडर वाल फोर्स है ब्रैकेट में लंदन वाला, चलो लंदन छोड़ता हूं, पहले आप बस ये समझो, आप पहले ये समझो कि जो हमारा वैंडर वाल फोर्स है, जो हमारा देखो डाइपोल फोर्स भी एक टाइप का वैंडर वाल फोर्स हो गया। हाँ सर, लेकिन जो हमारा वैंडर वाल फोर्स होते हैं ना, चाहे वो डाइपोल डाइपोल हो या फिर लंदन फोर्स हो, दोनों में ही अगर हम लोग मास को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग मोलर मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम लोग मोलर मास को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स भी बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो क्या ये बात क्लियर है, बोलो यस और नो। क्लियर है। हाँ सर, तो अब मुझे बताओ क्या मैं ये पॉइंट लिख दूं, क्या मैं ये पॉइंट लिख दूं, क्या मैं ये पॉइंट लिख दूं, एक सेकंड रुकना बेटा, दिख तो रहा, ठीक है। तो क्या मैं ये पॉइंट लिख दूं कि जो हमारा वैंडर वाल फोर्स होता है, increases with increase in मोलर मास।
है ना। यानी कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया। तो अब मुझे बताओ सर मोलर मास कैसे कैसे बढ़ सकता है। मोलर मास को के बढ़ने के कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए, है ना। पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज। सुना। यानी कि अगर नंबर ऑफ जो हमारे हेलो एल्केन है उसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे तब भी मोलर मास बढ़ जाएगा, और अगर मोलर मास बढ़ जाएगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से। रीजन ये है कि हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ फोर्स के। यानी कि जितना अधिक फोर्स उतना अधिक बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रखा है ना। हाँ सर। अब नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से हमारा बढ़ जाएगा मोलर मास। क्या बढ़ जाएगा, मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, और अगर सर मोलर मास बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा, एक्सटेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। एक्सटेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। हाँ सर। अब अगर एक्सटेंट ऑफ फोर्स बढ़ गया बेटा, अब अगर हमारा एक्सटेंट ऑफ फोर्स बढ़ गया बेटा तो क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख देता हूं और मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देता हूं, एमपी। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा कि नहीं, तो बोलोगे कि सर बिल्कुल बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या बेटा, ये बातें क्लियर है। हाँ सर। यानी कि अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दें तो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ सकता है। दूसरा केस क्या है, एक चांस और है, एक चांस और दूसरा क्या है बेटा, वो दूसरा चांस ये है मेरे वाला कि सर अगर कार्बन कांस्टेंट हो जाए, है ना, अगर नंबर ऑफ, मैं प्रॉपर लिख देता हूं ना, नंबर कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन हो गए कांस्टेंट तो सर चलो मान लिया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट हो गए, लेकिन अगर ग्रुप, देन अगर ये कांस्टेंट हो गए देन, या फिर मैं आगे क्या लिखूं, नंबर, देखो नंबर ऑफ कार्बन मान लो कांस्टेंट हो गए लेकिन ग्रुप ऐसे ऐसे अटैच हो गए जिसका मोलर मास वेरी कर जाए। समझ में आया। एंड बट groups of different molar mass will attached to the carbon, है ना, टू दी हाइड्रोकार्बन चेन, है ना, टू दी हाइड्रोकार्बन चेन। समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं कि दूसरा केस क्या हो सकता है मोलर मास बढ़ाने का, कि सर नंबर ऑफ कार्बन अगर कांस्टेंट हो गया तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लिया नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ कार्बन तो कांस्टेंट है लेकिन डिफरेंट मोलर मास के 4-5 ग्रुप अटैच कर दें हम लोग अलग अलग कंपाउंड पे, और उससे क्या फायदा होगा सर, उससे फायदा यह होगा कि जिस हाइड्रोकार्बन में सबसे अधिक मोलर मास वाला ग्रुप अटैच होगा तो उसका पूरा मोलर मास अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, क्या यहां पे ध्यान से हम लोग देखें, अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें तो हर जगह आर ग्रुप हमारा सेम है कि नहीं, हर जगह आर ग्रुप हमारा सेम है कि नहीं, तो बोलोगे कि हाँ सर, हाँ सर हर जगह हमारा आर ग्रुप सेम है। अच्छा, अगर हर जगह आर ग्रुप सेम है इसका मतलब हर जगह नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट हुए कि नहीं। हाँ सर। तो सर अब कैसे चेक करें किसका मोलर मास अधिक है, अब देखोगे। अब बताओ आपको नहीं पता क्या कि जो हमारा आयोडीन है इसका मोलर मास सबसे अधिक, उससे कम मोलर मास होता है ब्रोमीन का, उससे कम मोलर मास होता है क्लोरीन का, और उससे भी कम मोलर मास होता है फ्लोरीन का। अरे बोलो भाई, सही बोल रहा हूं ना, बोलोगे कि सर बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं बेटा, अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं बेटा तो आओ इधर ध्यान।
अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं बेटा, तो क्या आप ये बात नहीं बोल सकते कि ये जो हमारा आर आई है, इसका जो हमारा मोलर मास होगा, इसका जो हमारा मोलर मास होगा वो क्या होगा बेटा? मैक्स, ये मैक्सिमम होगा। जो आरबीआर है उसका क्या होगा? इससे थोड़ा सा कम होगा। जो आरसीएल है उसका आरबीआर से कम होगा, और जो आरएफ है उसका आरसीएल से कम होगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए चलिए, बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उधर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। उसको मत करना ना, वो वीडियो पूरा अपलोड करूंगा, उसको क्रॉप मत करना, समझ पा रहे हो? अभी थोड़ी देर में उसको पॉज करके इस फोन ला के तुमको दे दूंगा, और फोन पे उसको उसका आवाज वगैरह सही कर लो, एडिट वगैरह कर लो, उसको एज इट इज पूरा 2 घंटे का पूरा अपलोड कर लो। बाकी मैं यहाँ से नहीं आता। नहीं नहीं, यहाँ तक का नहीं, पूरा जितना है उतना अपलोड कर दो, बाकी मैं यहाँ पूरा नया दिखा दिया। ठीक है, चलो बेटा, समझ में आया? तो मुझे तो ये बताओ, सबसे अधिक मोलर मास इसका, फिर मोलर मास इसका, फिर मोलर मास इसका, फिर मोलर मास इसका। इसका मतलब फोर्स सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो बोलोगे कि तो सबसे अधिक फोर्स इसमें लगेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, है ना? है ना? तो अब हमको पता है जहां पे सबसे अधिक फोर्स वहां पे सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना? तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का या फिर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, क्या वो यही होगा कि डी वाले का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक, फिर सी, फिर बी, और सबसे कम किसका होगा बेटा? ए का होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। पढ़ने में तो सब आ रहा है ना? अरे यार, ये तो सारा फोकस मार रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अभी ठीक है। नहीं नहीं, ये उसका कोई फोकस नहीं आ रहा, अभी ठीक, ठीक है बेटा। इसको मैं करूँ क्या करता हूँ, देखता हूँ तो। ठीक है, ठीक, ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? हो गया बालक? हो गया? मिटा दूं? बोलो, मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं, चलो मिटा देता हूं। देखना है उसका आवाज अगर और सही हो पाए तो उसको करना, और हो जाएगा उसके देखे। मैक्सिमम उसके नहीं हो पा रहा है। चलो कोई नहीं। हो गया? चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो। यानी कि अगर हमको किसी कंपाउंड का या फिर हमको किसी हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना हुआ, तो हम लोग किसको देखेंगे? सबसे पहला केस हम लोग क्या देखेंगे? मोलर मास, है ना? तो ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, है ना? टू कंपेयर दी बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख दो, एंड मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दो बेटा? एमपी लिख दो, ऑफ हेलो एल्केन, है ना? वी शुड फर्स्ट है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? वी शुड फर्स्ट कंपेयर, या फिर वी शुड फर्स्ट चेक दी मोलर मास,
है ना। अब अगला पॉइंट क्या लिखोगे, हाइड्रोकार्बन अरे यार हाइड्रोकार्बन या फिर हेलो एल्केन लिखो ना, हाइड्रोकार्बन मत लिखो, हेलो एल्केन having more molar mass, है ना, having more molar mass has more melting point and बॉइलिंग पॉइंट। तो नया तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर हमको कंपेयर करना है, हमको 4-5 ऑप्शन दे दिए और क्या बोला कि इनमें आप सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करके दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे किसका मोलर मास अधिक है। जिसका मोलर मास अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चा, क्या ये बात क्लियर है बच्चा? चलो आओ आगे देखो, आओ आगे देखो। सर एक एग्जांपल करा दो ताकि बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और देख लेते हैं एक एग्जांपल, और देख लेते हैं एक एग्जांपल, है ना। ये हो गया सीएल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये हो गया यहां पे हमारा बी आर, है ना, ऑप्शन सी, ये यहां पे भी सीएल ही कर लो बेटा, अभी ना अभी के लिए सीएल ही कर लो। यहां पे मैंने दे दिया आपको सीएल, और जो लास्ट ऑप्शन डी है वहां पे ये दे दिया मैंने सीएल। अब मैं तुमसे क्या बोलता हूं, मैंने तुमसे बोला कि सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करके मुझे बताओ, बताओ मुझे करेक्ट ऑर्डर क्या है। तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम बोलोगे कि सर अभी आपने मुझे बताया कि जिसका जितना अधिक मोलर मास उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा। बोलूंगा अच्छा याद है तुमको, तो बोलोगे आपकी बात कैसे भूल सकता हूं सर, यहां पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, यहां पे एक कार्बन और दो कार्बन। अच्छा अच्छा, क्या यहाँ इन सब में हेलोजन ग्रुप जो है, इन सब में हेलोजन ग्रुप जो है वो सेम है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, इन सभी कंपाउंड्स में, इन सभी मॉलिक्यूल्स में हेलोजन ग्रुप सेम है और वो है क्लोरीन। ओ तो अब हम लोग देखेंगे किसके पास अधिक नंबर ऑफ कार्बन है कि नहीं। अब जिस देखो क्लोरीन है ना कि हाइड्रोजन तो सब में सेम हो गए, हाँ सर। अब हम लोग मोलर मास किसे डिसाइड करेंगे, अब हम लोग मोलर मास डिसाइड करेंगे किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है ना। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूं, अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे 4 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास होगा कि नहीं? हाँ सर। अगर इस ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास होगा कि नहीं? यस सर। यहां पे अगर देखूं तो यहाँ पे क्या 6 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास होगा कि नहीं? हाँ सर। अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे 2 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास होगा कि नहीं? अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं? जल्दी देखो, बोलो होगा कि नहीं, बोलो बोलो। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा कि बताओ इन सब में सबसे अधिक मोलर मास किसका है? तो तुम क्या बोलोगे कि सर सबसे अधिक मोलर मास कुश्ती वाले बंदे का है, यानी कि जिसका मोलर मास अधिक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अधिक, यानी कि ऑप्शन सी जो है सबसे टॉप पे आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो ये बात क्लियर है? अच्छा अच्छा, अगर ये बात क्लियर है बेटा तो आओ आगे देखते हैं, आओ आगे देखते हैं। अच्छा अच्छा, ऑप्शन से टॉप पे आ गया ना, ऑप्शन से टॉप पे आ गया ना। उसके बाद देखो, उसके बाद सबसे अधिक मोलर मास किसका है? तो बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 कार्बन है और 1 क्लोरीन, यहाँ पे 3 कार्बन और 1 क्लोरीन, सर यहाँ पे 4 कार्बन 1 क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि सबसे अधिक मोलर मास इसका है। ठीक है ठीक है, हाँ सर। आओ आओ आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। मैं पूछूंगा उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, तो बोलोगे कि जो उसके बाद आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ऑप्शन डी। सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन और 1 क्लोरीन का मोलर मास है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? क्या इतनी बात क्लियर है आपको? इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या हल कर ले जाओगे? इस टाइप के क्वेश्चन को क्या आप सॉल्व कर ले जाओगे? अगर ये बातें समझ में आ गई हैं, अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर है, तो जल्दी लिखो कि हम लोग आगे चलेंगे। हो गया बेटा, हो गया। मिटा दूं? चलो आओ मिटा देता हूं, चलो आओ मिटा देता हूं, ठीक है। इस बार आवाज आ रही है? एक बार चेक किया था तो आ रही थी, बार बार चेक करना पड़ेगा क्या? कर स्टार्ट कर, रोक रोक करके एक बार किया था चेक तो आ रही थी। पता है कभी कोई लगता है ना कि दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सबका मुसीबत ऊपर वाले ने एक साथ अपने ऊपर ही दे दिया है कि लिए सॉल्व कर। ठीक है, हो गया बेटा, इतनी बातें हो गई। अब आओ फिर एक क्वेश्चन और करा दो। चलो अगर आपका मन है तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए बात? क्या कंपेयर करना है? बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना, प्रैक्टिस करते रहना है ना, रुकना मत, रुकना मत। तुम्हारा एक दिन, एक सेकेंड, तुमसे ही बोल रहा हूं मैं, तुमसे, तुमसे ही कह रहा हूं मैं, है ना, तुमसे ही कह रहा हूं। तुम्हारा एक दिन, एक सेकेंड, एक पल का भी वेस्ट किया हुआ समय तुम्हें वहां पे ले जाके पहुंचाएगा ना, तुम्हें वहां पे ले जाके पहुंचा देगा जहां के बारे में तुम कभी सोचे भी नहीं। कोई डिसीजन लिया है ना, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है ना, कुछ करना है और कुछ करके दिखाओ। आपको ही करना होगा, दूसरा कोई नहीं करता, है ना, दूसरा कोई नहीं करता। एक इंसान इतना कर सकता है कि अगर आपको प्यास लगी है तो ग्लास का पानी ला के आपके टेबल पर रख देगा, उठा के आपको पीना पड़ेगा। उतना सक्षम बनो, उतना सक्षम बनो। सिमिलरली मैं कितना भी पढ़ा दूं, उतना नहीं पढ़ा पाऊंगा, उतना नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं वो सारी बातें पढ़ा दूंगा, लेकिन जैसे ग्लास के पानी को उठा के आपको पीना पड़ेगा ना, उतना सक्षम बनना पड़ेगा ना, वैसे यहां पर भी आपको उतना, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपको उतना एबल होना है कि वो सारी बातों को आप ग्रैब कर पाओ। सारी बातें तुम लोगों से कह रहा हूं, भटकना नहीं, भटकना नहीं। अगर अभी भटके तो खत्म। मैं वो काम नहीं, क्योंकि भी देखो थोड़ा सा दिमाग भी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत चीज किया, कुछ भी कर रहा हूं, अच्छा हो नहीं रहा है, दिमाग भी फ्रस्ट्रेटेड है, तो फ्रस्ट्रेशन में मैं बोलता हूं चीजों को, फ्रस्ट्रेशन में चीजों को बोल रहा हूं, तो समझो थोड़ा सा हार्ड है, बट यही सकते हैं। मैं ये नहीं करूंगा कि वो कर लोगे, वो कर लोगे। अगर आदत नहीं है ना, अगर हार्ड वर्क की आदत नहीं है, जूझने की आदत नहीं है, जूझना जूझना जूझना, फिर से बोलो जूझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटर, एक फाइटर बनो। अगर फाइटर की आदत नहीं है, फाइटर वाला एटीट्यूड नहीं है, तो खत्म हो, किसी काम की नहीं। और अभी तक तो कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं है जिसमें मुझे तुमसे फाइटर वाला एटीट्यूड दिखे। सारी बात, सारी बातें तुम लोगों से ही बोला हूं। ठीक, अब देखो
जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से, उसको यही पढ़ाऊंगा, इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन। अब देखो मैं 200 क्वेश्चन तो सॉल्व करवा नहीं सकता एक ही दिन में, धीरे धीरे तो मान लो कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग 300-400 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं 4000 क्वेश्चन बैठ के यहीं पे सॉल्व करूं, वो आपको करना है, आपको टाइम निकालना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब आप किताब देकर सॉल्व करने बैठोगे तो ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि सर ये कुछ तो नया आ गया, ये नहीं मौका मिलेगा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से जान लगाया हुआ हूं। और देखो क्या है, ऑप्शन ए मैंने ले लिया, ये है ना। ऑप्शन बी मैंने ले लिया, ऑप्शन सी मैंने ले लिया। क्या ऑप्शन सी मैंने क्या ले लिया, है ना। और चलो इतने नहीं कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिसका मोलर मास अधिक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक। यही बोलता है पहला पॉइंट, हाँ सर यही बोलता है। चलो आओ। अब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे किसका मोलर मास अधिक है। आओ देखो इसको, 1 2 3 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास है। यहां पे 1 2 3, यहां पर भी 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास है। और यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 4 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास है। अच्छा आओ देखो, यानी कि सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा? सबसे टॉप पे सर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ए वाले बंदे का मोलर मास सबसे अधिक है। हाँ या ना बोलो? हाँ सर, ए वाले बंदे का मोलर मास सबसे अधिक है, और जिसका सबसे अधिक मोलर मास उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे अधिक। अब इन दोनों में कंपेयर करो। बोलोगे हैं इनको कैसे कंपेयर करें सर? इसके पास भी 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास, इसके पास भी 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास, यानी कि इसका मोलर मास और इसका मोलर मास तो बराबर हो गया। 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास, 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास, तो इन दोनों का तो मोलर मास ही बराबर हो गया। कहां से करें कंपेयर? अब आओ यहां पे एक कॉन्सेप्ट देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जब मोलर मास क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उस केस में हम लोग रूल 2 पे आते हैं, हम लोग दूसरा रूल लगाते हैं। सर ये रूल 2 क्या है? हम लोग रूल 2 में चेक करते हैं सरफेस एरिया। हम लोग चेक करते हैं सर्कुलर सरफेस एरिया। समझ गए बात को? तो लिखो सबसे पहले if the molar mass become constant, then we are going to check circular surface area. Then we are going to check circular surface area. समझ रहे हो बात? हाँ सर। अच्छा, मतलब कि अगर पहला रूल फेल हो गया, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के मोलर मास हो गए आपस में बराबर, तो हम लोग रूल 2 अप्लाई करेंगे। और रूल 2 में क्या है कि हम लोग चेक करेंगे सर्कुलर सरफेस एरिया। मैं एक बार देख लूं वीडियो में आ रहा है कई सारी बातें। हाँ आ रहा है। चलो अब आगे लिखो। आगे क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैविंग मोर surface area
have more van der Waals force. As a result, molecule or compound will have more boiling and melting point. समझ गया बात को? समझ गए बात को? तो सेकेंड पॉइंट बेटा मैं ये कह रहा हूं, कि जिस बंदे का सरफेस एरिया अधिक होगा, जिस बंदे का सर्कुलर सरफेस एरिया अधिक होगा, उसके अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। और जिसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा, जिसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? अधिक होगा। अच्छा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक है तो अब तुम लोग आंसर बता देंगे। हाँ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं पूछूंगा क्या प्रॉब्लम है, तो बोलोगे कि सर आपने तो इतनी आसानी से बता दिया, कि इसका सरफेस एरिया अधिक, उसके अंदर अधिक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका अधिक मोलर मास, उसका अधिक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हम कैसे अप्लाई करें? अब ये दो कंपाउंड को हमें कंपेयर करना है, हम कहां से निकालें इनकी एरिया? इनका तो कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है प्रॉपर, ये ट्रायंगल है कि क्या है, कुछ तो हमको भी नहीं पता। इनका एरिया कहां से निकालें? आप तो फंसाते जा रहे हो, बवाल कर दे रहे हो जिंदगी में, है? उसका भी सोल्यूशन क्या है? यहां क्लिक लो VS स्क्वायर, विपुल सबस्टेशन। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बंदे के पास ब्रांचिंग अधिक होगी उसका सरफेस एरिया कम होगा। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ये लिखोगे, मोर इज द ब्रांचिंग in the compound, है ना? जितना अधिक ब्रांचिंग होगा उतना क्या होगा? लेसर विल बी द सरफेस एरिया। क्या ये बात क्लियर है कि मॉलिक्यूल में जितना अधिक ब्रांचिंग होगा उस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया उतना ही कम होगा? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। सबसे पहले इतने पॉइंट्स को लिखो, फिर आगे चलते हैं। लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो रहा है। मतलब वो जो व्हाइट तुमने किया था ना, व्हाइट, तो अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी व्हाइट नॉर्मल कर दूंगी। कितने टाइम में इतना नॉर्मल कर रहे हैं? एक मिनट रुको ना, मैं फोन चेक कर लेता हूँ एक बार। हो गया बेटा। अब क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन कराना है तो मैं नीचे और ऊपर वाले पार्ट को भी रब कर देता हूं, है ना? चलो,
आओ देखते हैं हमें, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। अच्छा, अब सरफेस एरिया अगर कम हो रहा है, इसका मतलब जो वैंडरवाल फोर्स है या फिर जो एक्सटेंट ऑफ फोर्स है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो उसको भी लिखते हैं एज सरफेस एरिया decreases, then van der Waal force also decreases। बताओ, बताओ, अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है बेटा तो वैन डर वाल फोर्स भी कम होगा, हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अच्छा, तो चलो, 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 मैं एक पॉइंट लिखता हूं, मैं एक पॉइंट लिखता हूं कि जो हमारा सरफेस एरिया है, जो हमारा सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वैन डर वाल फोर्स के। या फिर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, वैन डर वाल फोर्स जो है हमारा, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सरफेस एरिया के। है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है, हाँ सर बिल्कुल है। आओ आगे देखते हैं, आओ आगे देखते हैं। अगर वैंडर वॉल फोर्स सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो हमारा सरफेस एरिया है, जो हमारा सरफेस एरिया है वह किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोलोगे कि सर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाओगे सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग? बताओ बेटा, क्या ठीक बात है कि जो हमारा सरफेस एरिया है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ब्रांचिंग के। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो, 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 तो क्या मैं अब एक बात जो लिखने जा रहा हूं, क्या मैं अब जो एक बात लिखने जा रहा हूं उससे आप बचा पाओगे कि जो हमारा वैंडर वॉल फोर्स है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ब्रांचिंग के। वो भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ब्रांचिंग के। यानी कि जिसके पास अधिक ब्रांच हुए, जिसके पास अधिक ब्रांच होंगे उसका वैंडरवाल फोर्स कम। अच्छा, और हमें यह पता है कि वैंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलर मास के। या उसको छोड़ो, छोड़ो, क्या आपको यह बात भी तो पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सटेंट ऑफ फोर्स के? हाँ सर, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्सटेंट ऑफ फोर्स के। अच्छा, अच्छा, लेकिन ब्रांचिंग के बढ़ने से, यानी कि ब्रांचिंग अगर बढ़ता है तो वैन डर वाल फोर्स कम होगा। हाँ सर, अगर ब्रांच देखो, अब इस रिलेशन को हम लोग ध्यान से देखें, अरे इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या यह बात समझ में नहीं आती कि अगर ब्रांचिंग बढ़ गई, अगर ब्रांचिंग बढ़ गई तो वैंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा? समझ में आता है कि नहीं बताओ? समझ में आता है कि नहीं बताओ? तो बोलोगे कि बिल्कुल समझ में आता है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ा तो वैंडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, 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 अगर ब्रांचिंग के बढ़ने से वैंडरवाल फोर्स कम हो रहा है तो क्या मैं ये चीज नहीं बोल सकता कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ब्रांचिंग के। सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्रांचिंग के बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, ब्रांचिंग के बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, और अगर फोर्स कम हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही बात बोले हो, कमाल की बात बोले हो, लाजवाब बात बोले हो, तो इसको लिख लो, इसको लिख लो।
हाँ बेटा, तो हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है? हमें बात ये याद रखनी है कि अगर मोलर मास बढ़ता है तो मोलर मास के बढ़ने की वजह से एक्सटेंट ऑफ फोर्स भी क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। और अगर एक्सटेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो एक्सटेंट ऑफ फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, पहली बात तो आप लोग ये समझ गए। दूसरी बात क्या समझना है हमें? दूसरी बात हमें ये समझना है कि सर अगर सरफेस एरिया में कमी आती है, मतलब सपोज करो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे सर मोलर मास सेम हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया। अगर हमारा सरफेस एरिया में कोई खास चेंज नहीं आता, अगर हमारे सरफेस एरिया में कोई खासा चेंज नहीं आता, मतलब कि अगर सरफेस एरिया जो है हमारा उसमें कोई खास चेंज नहीं आता, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया कम होती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तब भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे बढ़ जाएंगे। समझ आया? तो एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो हमारी सरफेस एरिया थी ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी? सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांचिंग के होने से सरफेस एरिया कम हो जाती है। तो अगर सरफेस एरिया कम हुई तो क्या हमारा फोर्स, वैंडरवाल फोर्स भी कम हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर हमारा वैंडरवाल फोर्स कम हुआ तो क्या हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो हमारा वैंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे केवल इतनी बातें याद रखने लायक है। इसका मतलब क्या कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा तो सरफेस एरिया कम, और अगर सरफेस एरिया कम तो क्या हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद ये रखना है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई परेशानी? दोस्तों यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आओ अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है? अगला केस ये है बेटा, यहां पे मान लो मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहां पे मैंने लगा दिया क्लोरीन। ये ऑप्शन ए हो गया। मान लो यहां पे मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इस बार मैंने यहां पे लगा दिया क्लोरीन। अब आओ ध्यान दो। तो ध्यान क्या देना है कि जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, बेंजीन रिंग के जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उस पॉइंट को या उस कार्बन को हम लोग कहते हैं इप्सो। उस जगह को, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इप्सो। सेकंड पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो। तो अगर ये ऑर्थो बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्थो। उसके बाद वाला पोजीशन मेटा। अगर ये भी मेटा तो ये क्या होगा बेटा? ये भी हो जाएगा मेटा। और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? पैरा। समझ में आया? सिमिलरली यहां भी ये इप्सो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। है ना? इसका मतलब क्या है कि सर यहां पे जो क्लोरीन है वो पैरा पोजीशन पर अटैच है और यहां पर जो क्लोरीन है वो मेटा पोजीशन पर अटैच है। और ध्यान से समझना। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा? तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के।
अच्छा अच्छा। और ये जो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग के। समझ में आया बात? समझ में आया बात? समझ में आया बात? बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दो, अब ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है बेटा, यहाँ पे ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो हमारा अगर हमारा क्लोरीन है या फिर जो हाइड्रोजन है, अगर ये हमारा ये अगर पैरा पोजीशन पे अटैच होते हैं ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है पैरा पोजीशन पे अटैच, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो क्या इस कंपाउंड में एक सिमेट्री आ रही है? यानी कि अगर मैं इसे बीच से काट दूं तो जो चीज इस डायरेक्शन में मिलेगा वही सेम पार्ट मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा। अगर मैं इस कंपाउंड को बीच से काट देता हूं तो जो बंदा इधर बचा वही बंदा इधर बचा। समझ गए बात को? हाँ तो बिल्कुल समझ गए। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है? मोर सिमेट्रिकल। समझ में आया? और अगर हम लोग इसको बीच से काटते हैं, चाहे किसी डायरेक्शन से काट दो, क्या इसमें आपको सेम रेजिड्यू एक दूसरे साइड दिखेगी? मतलब मान लो इसको मैंने इधर से काट दिया तो क्या जो चीज इधर है सेम चीज इधर है क्या? तो बोलोगे कि नहीं सर, नहीं सर। इसका मतलब इसके अंदर सिमेट्री है? तो बोलोगे कि सर इसके अंदर सिमेट्री नहीं है। तो क्या मैं इसको लिख दूं अनसिमेट्रिकल? बोलो क्या मैं इसको लिख दूं अनसिमेट्रिकल? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख दो अनसिमेट्रिकल, कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये बात भी क्लियर हो गई। हाँ सर ये बात भी क्लियर हो गई। तो अब एक पॉइंट ध्यान देना, अब एक पॉइंट ध्यान देना कि अगर 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 हमारा क्लोरीन ग्रुप या फिर हाइड्रोजन ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच है, अगर हमारा क्लोरीन ग्रुप या फिर कोई हाइड्रोजन ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच है बेटा, तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे होगा मोर सिमेट्री। यहाँ पे क्या होगा? मोर सिमेट्री। और क्योंकि यहाँ पे अच्छी सिमेट्री है इस वजह से यहाँ पे पैकेजिंग अच्छी हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे क्या अच्छी होती है? पैकिंग। यहाँ पे क्या अच्छी होती है? पैकिंग। अब जब पैकिंग अच्छी हो गई तो क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, और जब क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो कोई दिक्कत? तो मैं उसी पॉइंट को लिख देता हूं, उसी पॉइंट को लिख देता हूं, है ना? पैरा आइसोमर कैन easily be separated from ortho and meta isomer due to difference in their melting and boiling point। समझ गए बात को? यानी कि जो हमारे पैरा आइसोमर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? पैरा वाले का अधिक हो जाएगा। पैरा वाले का अधिक क्यों होगा? क्योंकि पैरा वाले के पास सिमेट्री है, और ये बंदा जो बंदा जितना अच्छा सिमेट्रिकल होता है वो उतना अच्छा क्या करता है? पैकिंग करता है। और जो बंदा जितना अच्छा पैकिंग करता है उसका क्रिस्टल लैटिस एनर्जी उतना अधिक हो जाता है। और अगर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी अधिक हो गया इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो पैरा आइसोमर है यानी कि अगर हमारे हाइड्रोजन ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच है तो हमेशा ऑर्थो और मेटा वाले से अधिक बॉइलिंग पॉइंट के होंगे। समझ गए बात? तो इसको जल्दी लिख लो। हो गया? जल्दी लिखो।
हो गया बेटा, हो गया, मिटा दूं, चलो अब तो यहां पे अब मैं अगला पॉइंट लिखता हूं, यहां पर मैं अगला पॉइंट लिखता हूं, मोर सिमेट्रिकल इज द मॉलिक्यूल। क्या लिखता हूं? मोर सिमेट्रिकल इज द मॉलिक्यूल, मोर इज द melting and boiling point। यानी कि मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकल होगा उतना उसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये आसान सी बातें थी, इन बातों को समझ गए? तो अगर इन बातों को समझ गए तो अगला हेडिंग डालो बेटा फिजिकल स्टेट, अगला हेडिंग डालो फिजिकल स्टेट, है ना? चलो फिजिकल स्टेट को समझते हैं, है ना? पता नहीं क्यों ना चीजें जो हो रही है वो रिपीट हो रही है, बीच में फिर से वही हो गया था। हालांकि मैंने नोटिस कर लिया कि माइक बंद हो गया है, वरना अभी 53 मिनट रिकॉर्ड किया था, उसमें 40 मिनट के आसपास वीडियो में तो सब कुछ आवाज आई थी अच्छे से, बाकी फिर से ठीक है। तो छोड़ो आगे चलते हैं, ऐसे पता नहीं कब तक चलेगा यार। लास्ट में मैंने माइक ही हटा दिया, खड़ा हो। अब फिजिकल स्टेट पे आते हैं, फिजिकल स्टेट पे आते हैं। फिजिकल स्टेट को समझो बेटा, यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन से लेके 3 कार्बन एटम है, अगर किसी मॉलिक्यूल में बेटा एक कार्बन से लेके 3 कार्बन एटम है, तो वहां पे क्या चांस है? इसमें चांस है कि फ्यू ऑफ देम आर गैसेस। समझ में आया पहला पॉइंट? अगर मॉलिक्यूल में एक कार्बन से लेकर 3 कार्बन है तो इतने प्रॉपर चांसेस है कि उनमें से मैक्सिमम गैसेस हो, है ना? समझ में आया? अब दूसरा केस पे आते हैं, सर केस 2 क्या है कि अगर 2 कार्बन से लेके अगर 4 कार्बन से लेके 18 कार्बन या फिर कुछ लोग लिखते हैं 17 कार्बन तक प्रेजेंट हैं। अगर किसी हेलो एल्केन में 4 कार्बन से लेकर 17 कार्बन प्रेजेंट है, तो जो ये बंदा होगा ये क्या हो सकता है? आइदर सॉलिड, आइदर लिक्विड और सॉलिड। मतलब प्रॉपर चांसेस क्या है? लिक्विड होने के चांसेस अधिक हैं, लेकिन कुछ सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18 कार्बन से अगर अधिक होते हैं, अगर 18 कार्बन से अधिक होते हैं, 18 या 18 कार्बन से अधिक होते हैं, उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में हो जाएगा ऑल आर सॉलिड। उस केस में सभी क्या होंगे बच्चा? उस केस में सभी होंगे सॉलिड। तो क्या ये बात क्लियर है? ये फिजिकल स्टेट बहुत आसान सी बातें थी, ये समझ में आ गया? जल्दी लिखो इनको। हो गया मिटाओ। ठीक है बेटा, अब आओ अगला हेडिंग डालो। अगला हेडिंग क्या डालोगे बेटा? डेंसिटी। अगला हेडिंग डालो डेंसिटी, है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी। आपको पता है जो डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम लोग ये देखो, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ मास, है ना, ब्लैक से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम लोग मास को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। अगर हम लोग मास को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। या हम लोग मास को अगर घटाते हैं तो डेंसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होगा बेटा, घट जाएगा। और अगर वॉल्यूम को घटाते हैं तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो क्या हम लोग यहाँ से ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हमारी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। और जो हमारी डेंसिटी है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बोलोगे कि सर वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो बोलोगे कि सर जो हमारी डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? तो बोलोगे कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे एक ये हो गया ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, समझ गए, समझ गए। आओ अब सबको कंपेयर करते हैं। सबसे अधिक मास किसका होगा, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास। यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास। यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलो, ये और ये रिपीट हो गया ना, ये और ये रिपीट हो गया, चलो छोड़ो। यहाँ पर भी बोल दोगे सर 3 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास, है ना। यहाँ पे क्या बोल, यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पे बोलोगे 1 2 3 4, यहाँ पे बोलोगे सर 4 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास। समझ में आया? यहाँ पे क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास। यहाँ पे क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन का मोलर मास, है ना, 1 क्लोरीन का मोलर मास। इसका मतलब तुम लोग ये बात बोलोगे सर सबसे अधिक मोलर मास 6 वाले का होगा, फिर 5th वाले का होगा, फिर 4th वाले का होगा, फिर 3rd वाले का होगा, फिर 2nd वाले का होगा, फिर 1st वाले का होगा। आप लोग यही बोलोगे। इसका मतलब एक बेटा भी खड़ा होगा, एक लड़का खड़ा होगा और बोलेगा कि सर मैं बताता हूं। मैं पूछूंगा क्या बताओगे बेटा, तो कहेगा कि सर देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा जो मास है ऊपर से नीचे आते वक्त मास जो है वो बढ़ेगा। मैं बोलूंगा बहुत सही बात है, मान लिया मास बढ़ेगा। तो वो बोलेगा कि सर अगर मास बढ़ रहा है तो हमारा जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा बच्चा उस टाइम पे खड़ा होगा और वो ये बोलेगा कि सर देखो समझो बात को। मैं बोलूंगा समझाओ, तो बोलेगा कि सर मास तो बढ़ रहा है, मान रहा हूं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, अच्छा इधर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो मैं बोलूंगा कहना क्या चाहते हो बेटा, तो बोलेगा
कि सर मानता हूं नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मास बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है। और अगर वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है बेटा, और अगर वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है बेटा, इसका मतलब उसका कहना ये होगा कि डेंसिटी में उतना मेजर चेंज नहीं है। क्यों? मास बढ़ रहा है, यानी कि मास डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम डेंसिटी को इंक्रीज भी कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छा केस आ गया। अब उस बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे बेटा? ध्यान से सुनो। क्या क्लास 10th में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? कॉन्सेप्ट ये था, क्वेश्चन ये था कि जो हमारा कार्बन होते हैं वो मोर वर्सटाइल इन नेचर कैसे होते हैं, सिलिकॉन क्यों नहीं होता? कार्बन जो होता है वो ज्यादा कैटेनेशन शो कर देता है, यानी कि कार्बन के साथ बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना लेते हैं, बहुत सारे कार्बन आपस में अटैच रह जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं रह पाता? तो क्या मैंने आपको उसका जवाब दिया था कि जो सिलिकॉन होता है उसका साइज होता है बड़ा। तो जब दो सिलिकॉन एटम्स या दो से अधिक सिलिकॉन एटम जब आपस में कंबाइन करने लगते हैं तो उनका साइज बड़ा रहता है। अब साइज बड़ा होने की वजह से एक टाइम के बाद वो बॉन्ड टूट जाता है। साइज बड़ा, अगर बॉन्ड का साइज बड़ा, इसका मतलब क्या? अगर बॉन्ड का साइज बड़ा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। लेकिन कार्बन के केस में क्या था? सर कार्बन का साइज छोटा होगा सिलिकॉन से, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी दो कार्बन के बीच का छोटा हुआ। और सर अगर दो कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ, इस वजह से कार्बन बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बना लेते थे। अच्छा, तो मैं अब तुमसे एक बात पूछता हूं कि अगर दो कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा छोटा है, तो क्या नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने की वजह से उसके वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा क्या? तो तुम बोलोगे कि नहीं सर। यही बात को एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया बेटा? कि नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मास में तो सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा था, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से वॉल्यूम में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा था। क्या ये बात क्लियर हुआ बेटा? नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मास में तो एक अच्छा खासा चेंज आया, लेकिन वॉल्यूम में बहुत माइनर सा चेंज आ रहा था। इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग ये मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिया बेटा हम लोगों ने, तो हम लोग डेंसिटी का जवाब किस फिनोमिना से देंगे? मोलर मास से देंगे। यानी कि जिस बंदे का मोलर मास अधिक, उस बंदे का डेंसिटी भी अधिक। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। तो क्या यहाँ पे आप ये बात समझ चुके हो कि हम लोग जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मोलर मास से चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? मिटाऊं? तो चलो हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री we assume molar mass, we assume volume is constant, therefore density is directly proportional to मोलर मास। समझ में आया? तो अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं, मोर इज द मोलर मास डेंसिटी।
यानी कि जितना अधिक मोलर मास होगा उतना ही अधिक क्या होगा बेटा, डेंसिटी होगा। क्या ये बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। आओ आगे देखते हैं, आओ आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई, इन सब में डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि सर देखो आर ग्रुप सब में सेम है, आर ग्रुप सब में सेम है, तो आर ग्रुप को कर दो अलग। यानी कि आर का मास तो हर में कांस्टेंट है कि नहीं? आर का मास तो सभी मॉलिक्यूल में कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल कांस्टेंट है। इसको मैंने बोल दिया ऑप्शन ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी और इसको मैंने बोल दिया डी। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए बात को। तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे सब में R जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि इन सभी में R का मास हो गया कांस्टेंट, और अगर R का मास कांस्टेंट हो गया तो जो बचे हुए ग्रुप्स हैं हम लोग उनको कंपेयर करेंगे। तो तुम क्या बोलोगे? सर देखो देखो ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है इस सॉरी, तो बच्चा क्या बोलेगा? सर देखो ये जो आयोडीन है इसका सबसे अधिक मोलर मास होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। है कि नहीं? है कि नहीं? पता है इतना कि सबसे अधिक मोलर मास होगा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। हाँ सर बिल्कुल पता है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो अगर सबसे अधिक मोलर मास इसका है तो जो हमारा डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, जो हमारा डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जो डी है इसका मोलर मास सबसे अधिक है, इस वजह से आ जाएगा सबसे टॉप पे। उसके बाद कौन है बेटा? बोलोगे सर उसके बाद सबसे अधिक मोलर मास सी का है, तो सेकंड नंबर पे सी आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे बी आ जाएगा, और जो हमारा लास्ट नंबर है उस पे आ जाएगा ए। समझ में आया बात? समझ में आया बात? हाँ सर बिल्कुल समझ में। कोई दिक्कत इसमें? सच में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सी बातें हैं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। नोट मार के लिखो वो बात, नोट करके वो बात लिखो। नोट करके कौन सी बात लिखोगे? नोट करके बेटा ये बात लिखोगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ वाटर लाइज बिटवीन, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में लाई करता है बेटा? तो अब बोलोगे लाइज बिटवीन RCl एंड RBr। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मैं फाइनल ऑर्डर लिखूं, क्या लिखूं? फाइनल अगर मैं ऑर्डर लिखूं, किसका फाइनल ऑर्डर लिखना है सर? डेंसिटी का, फाइनल ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो क्या लिखेंगे बेटा? तो तुम बोलोगे सर सबसे अच्छा होगा, सबसे अधिक डेंसिटी होगा किसका? क्या बोलोगे? बोलोगे कि सर सबसे अधिक डेंसिटी हमारा किसका होगा? बोलोगे कि सबसे अधिक डेंसिटी हमारा होगा RI का, या फिर मैं लिखता हूं सबसे कम डेंसिटी किसका होगा? बोलोगे कि सर सबसे कम डेंसिटी होगा RF का, उसके बाद RCl का, उसके बाद बोलोगे H2O का। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी RCl और RBr यानी कि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड के बीच में लाई करती है। क्या? इसके बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे हो गया H2O, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने RBr, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया RI। क्या ये सारी बातें क्लियर है मेरे भाई? क्या ये सारी बातें क्लियर है मेरे भाई? जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। समझ में आ रहा है ना बातें यार? सारी बातें समझ में आ रही है ना आपको? जल्दी देखो, ध्यान से देखो, समझो समझो। हाँ सर, तो हमें ये ऑर्डर हमें अच्छे से पता चल गया। अब इसको बेटा याद करना, क्योंकि नीट वगैरह में इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या फिर इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आपके सीयूईटी में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद क्या रखना है कि जो हमारा पानी है वो अल्काइल क्लोराइड से तो भारी होता है, लेकिन अल्काइल ब्रोमाइड से होता है। समझ गए बात? देखो जल्दी देखो। हो गया? हो गया? तो बेटा आज मैंने बहुत एफर्ट्स कर लिया, 12 बज चुके हैं। ऐसे ही चीजें फ्लक्चुएट करती चली जा रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो
मैं बहुत बुरी तरह से थक भी चुका हूँ, ठीक है, 12 बज चुके हैं, अब और मैं लोड नहीं दे सकता, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। डाइपोल मोमेंट की क्लास कल से स्टार्ट करेंगे, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट तो उसमें पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, बट छोड़ो क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। वैसे ही बहुत सारी चीजें चल रही पता, ठीक है, देखते हैं कब तक चलती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर आज आप लोगों का अपलोड हो जाता है, हो जाएगा। जितना पढ़ाया हूं तुम्हें को रिवाइज करो, मन लगा के पढ़ो, यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और खुद के साथ चीटिंग मत करो, खुद के साथ चीटिंग मत करो। दुनिया में इंसान किसी के साथ भी चोरी कर ले, मक्कारी कर ले, उसका तो फल अलग मिलता है, लेकिन अगर इंसान खुद के साथ चीटिंग करेगा ना, तो इंसान कभी खुद के पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा, है ना। खुद पे डाउट मत करो, ठीक है, खुद पे डाउट नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी जान लगा के मेहनत करो, हम सब आपके साथ हैं, और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है बेटा। और हाँ, ऑलवेज हमेशा एक ही चीज करने का ट्राई करना, बाकी चीज तो होती ही है, सब लोग पढ़ते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए पूरी कोशिश करते रहना, कि एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, है ना। एक अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी चीज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।